हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से मैं एक नया सेशन शुरू करने वाला हूं जिसमें मैं आपको सॉइल मैकेनिक्स कंप्लीट कराऊंगा। यह सेशन इंपॉर्टेंट होने वाली है एसएससी के स्टूडेंट के लिए, आरआरबी के स्टूडेंट के लिए, या वैसे स्टूडेंट जो किसी भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे पूरी क्लास जो है वह पीपीटी के फॉर्म में होने वाली है। मैंने अपने सेल्फ नोट को टाइप करके रखा है पीपीटी के फॉर्म में। दूसरी बात, आपको इस क्लास में परसेप्शनल बैरियर नहीं रखनी है। यानी इस क्लास को देखने से पहले, मेरी बातों को समझने से पहले आपको ये जस्टिफाई नहीं करना है कि क्लास कैसी होने वाली है। आपको इस क्लास को देखना है, कंटेंट को समझना है, कंटेंट की क्वालिटी को देखना है, तब आपको जस्टिफाई करना है कि क्लास आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है या नहीं होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कुछ इंप्रूवमेंट हो तो आप कमेंट में फीडबैक भी दे सकते हैं। तो चलिए कुछ इंट्रो ले लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट रहूँगा। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी पहले से बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्टेड हैं। यहाँ पे आप अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हैं, सारे पीडीएफ नोट्स को देख सकते हैं। मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरा नाम युवराज कुमार है। मैंने एसएससी जेईई 2024 को क्लियर करके रखा है। मेरी एआई रैंक 34 थी। इन सिविल इंजीनियरिंग मेरी ईडब्ल्यूएस रैंक 4 थी। इस एग्जाम को मैंने पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया था आफ्टर डिप्लोमा। तो इस जर्नी में जो भी मैंने सीखा था वो मैं आपको डिलीवर करूंगा। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर में मैं इंट्रोडक्शन की बातें करूंगा, मतलब सॉइल मैकेनिक्स होती क्या है, इसमें सॉइल का डेफिनेशन क्या है और मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉइल की। तो सॉइल जो है, यह वर्ड जो डिराइव की गई है वो लैटिन वर्ड सोलियम से डिराइव की है। तो सबसे पहले बात ये आपको नोट करनी है, ये सॉइल वर्ड जो डिराइव है वो सोलियम वर्ड से डिराइव्ड हुई है। इन एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी होती क्या है, स्टडी ऑफ क्रॉप। या फिर मैं बात करूँ जियोलॉजी में, सॉइल की डेफिनेशन क्या दी गई है कि जो सॉइल है वो अर्थ क्रस्ट की सबसे ऊपर वाली सरफेस है, जहाँ पे प्लांट्स क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। यह लूज सरफेस मटेरियल ऑफ द अर्थ इन विच प्लांट ग्रोज। तो जियोलॉजी एग्रोनॉमी में, मतलब कि एक जनरल टर्म में सॉइल की डेफिनेशन क्या है कि अर्थ सरफेस की ऊपर की लेयर जिस पे प्लांट्स क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। सॉइल में इंजीनियरिंग डेफिनेशन की मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग में इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि सॉइल एक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है। नोट कीजिएगा इस बात को, मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके भी रखा है। सॉइल क्या है, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है, कंपोज्ड ऑफ सॉलिड पार्टिकल फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक या फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। यहाँ पे अनकंसोलिडेटेड वर्ड क्यों क्यों यूज हुआ है। अनकंसोलिडेटेड होने का मतलब है कि उस चीज में क्या है, फोर्स है, क्या है, वॉइड्स हैं। अगर वो अनकंसोलिडेटेड नहीं होगी तो क्या होगी, सॉलिड हो जाएगी। सॉलिड मतलब रॉक हो जाएगी। तो यही तो मेजर डिफरेंस है ना रॉक और सॉइल में। इस सॉइल में क्या होती है, फोर्स होती है, वॉइड्स होती हैं, बट रॉक में ऐसा नहीं होता। तो आपने जनरल टर्म में सॉइल की डिफिनेशन देख ली और इंजीनियरिंग के टर्म में भी अपने सॉइल की डिफिनेशन देख ली। इंजीनियरिंग में क्या इसकी डिफिनेशन है कि सॉइल एक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है, कंपोज्ड ऑफ सॉलिड पार्टिकल फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। अब आते हैं मैकेनिक्स की बात करते हैं। तो मैकेनिक्स आप 9th 10th 11th से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसकी डिफिनेशन तो आपको क्लियर होगी पहले से ही। मैकेनिक्स होती क्या है, इसमें हम लोग फोर्स की स्टडी करते हैं। जैसे आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हो तो उसमें फ्लूइड की बिहेवियर स्टैटिक में क्या है, डायनेमिक में क्या है, काइनेमेटिक्स में क्या है। सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ते हो तो सेम चीज़ आप उसमें भी पढ़ते हो, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, तो सब क्या है, उसकी मैकेनिक्स ही है ना। तो वैसे ही है सॉइल। तो सॉइल में क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो कार्ल तरजागी जो इन्होंने वर्ड दिया था सॉइल मैकेनिक्स को या फिर सॉइल को, उन्होंने क्या बताया है सॉइल मैकेनिक्स के बारे में कि ये ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसमें हम लोग डील करते हैं एक्शन ऑफ फोर्सेज ऑन सॉइल एंड फ्लो ऑफ वाटर इन सॉइल। तो कार्ल तरजागी के वर्ड में अगर बात करूँ सॉइल मैकेनिक्स की डिफिनेशन क्या है, तो सॉइल मैकेनिक्स मैकेनिक्स की वह ब्रांच है जहाँ पे हम लोग सॉइल पे एक्शन की बात करते हैं, फोर्सेज की, और साथ ही साथ फ्लो ऑफ वाटर की बात करते हैं। ये पूरे चैप्टर में आप यही देखोगे, मतलब पहले चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक आप यही स्टडी करते जाओगे। स्ट्रेस कैसे आती है, पोर वाटर प्रेशर, इस सारी चीज़ें आप लोग फोर्स के बारे में स्टडी करोगे। इससे वाटर कैसे फ्लो होती है इसके बारे में स्टडी करोगे। एक वर्ड यहाँ पे मैंने अलग से लिखा है, रेगोलिथ। किसी एग्जाम में मैंने देखा था या किसी टेस्ट सीरीज में मैंने देखा था। रेगोलिथ का मतलब ही क्या होता है जियोलॉजी में, जो मैंने पहले बोला था कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर के लेयर को क्या बोलते हैं, सॉइल। तो
उसको अलग वर्ड में हम लोग रेगोलिथ भी बोलते हैं। रेगोलिथ मतलब लूज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल दैट कवर्स द अर्थ, यानी अर्थ क्रस्ट के ऊपर की मटेरियल जो क्या है लूज और अनकंसोलिडेटेड है। रेगोलिथ वर्ड एक कॉमन टर्म है, जनरल टर्म है। तो इस स्लाइड में आपको कुछ याद नहीं रखना है, इस स्लाइड पूरी तरह से आपकी जनरल नॉलेज के लिए थी। सबसे पहली चीज, एग्रोनॉमी में मैंने इसका डिफिनेशन बताया सॉइल की। इंजीनियरिंग में क्या डिफिनेशन है यह मैंने बताया। सॉइल मैकेनिक्स वर्ड किसने दिया, कार्ल तजागी ने। उन्होंने सॉइल मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या दी, और एक रेगोलिथ वर्ड को मैंने हाईलाइट किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फादर ऑफ जियोटेक इंजीनियरिंग। ये सारी चीज़ें मैं बस आपके जनरल नॉलेज की बातें कर रहा हूँ। जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया कि कौन सी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपने बता दिया सॉइल मैकेनिक्स। तो आपसे पूछ लिया कि सॉइल की डेफिनेशन बताओ, सॉइल मैकेनिक्स के फादर को नहीं बताओ। तो ये चीज़ आपकी बस जनरल नॉलेज के लिए है। तो जियोटेक इंजीनियरिंग के फादर किसको बोलते हैं, तरजागी जी को। ग्रैंड फादर किसको बोलते हैं, कुलॉम को। ग्रैंड फादर कहने का ऐसा नहीं कि तरजागी के पिता थे, नहीं, सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूशन इन्हीं का था, इसलिए इनको ग्रैंड फादर बोलते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को बोलते क्या है हम लोग, फेडोजेनेसिस वर्ड दिया जाता है। इसमें फेडो का मतलब क्या होता है, अर्थ, और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, बर्थ और ओरिजिन। ये भी आपके बस जनरल नॉलेज की बातें हैं, बस पेडोजेनेसिस वर्ड को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सॉइल फॉर्म कैसे होती है। तो मैंने पहले ही बोला था, डिफिनेशन में ही बोला था जो कार्ल तजागी ने दिया था, कि जो सॉइल फॉर्म होती है वो रॉक के डिसइंटीग्रेशन से फॉर्म होती है। तो सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग, इरोजन, वियर एंड टियर एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक। यहाँ पे मैंने 4-5 वर्ड लिखा है, जैसे वेदरिंग, इरोजन, वियर एंड टियर, डिसइंटीग्रेशन। बट जो कॉमन टर्म आपको यूज करना है वो क्या है, वेदरिंग टर्म यूज करना है। क्योंकि इरोजन, वियर एंड टियर, डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, वो एक फिजिकल चेंजेस को इंडिकेट करता है। बट वेदरिंग क्या है, वेदरिंग में फिजिकल और केमिकल दोनों वेदरिंग की हम लोग बात करते, दोनों चेंजेस की हम लोग बात करते हैं। तो जो सॉइल की वेदरिंग होती है वो दो तरह से होती है, सॉरी 3 तरह से होती है। एक क्या है फिजिकल वेदरिंग, एक क्या है केमिकल वेदरिंग, और एक बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये 3 चीज़ें सिंपल वर्ड में क्लियर करूंगा। जैसे आपने 10th या 9th में पढ़ा होगा, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, और सॉरी 2 ही पढ़ना था, तो मैं इन दोनों को क्लियर कर देता हूँ। तो फिजिकल वेदरिंग यानी फिजिकल चेंजेस, मतलब यहाँ पे मिनरल की जो क्रिस्टल है उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, यानी कि मिनरल में कोई चेंज नहीं आएगा, उसे केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज क्या आएगा, तो बस उसके साइज में, मतलब कि एक बड़ा सा टुकड़ा है रॉक का, वो डिसइंटीग्रेट होकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगी और क्या फॉर्म हो जाएगा, सॉइल। बट केमिकल वेदरिंग में क्या होगा, कि सॉइल की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसमें चेंजेस आएंगे। जैसे किसी सॉइल की जो मिनरल है वो कार्बोनेट है, ठीक है, तो केमिकल वेदरिंग में चेंज होकर क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट बन जाएगा। तो क्या हो गया, केमिकल चेंजेस हो गए। तो होप सो आपको फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर, सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है, फिजिकल वेदरिंग मतलब जो आपने 10th क्लास में फिजिकल चेंजेस पढ़ा था वो है। केमिकल वेदरिंग मतलब जो आपने 10th क्लास में केमिकल चेंजेस पढ़ा था वो है। बायोलॉजिकल वेदरिंग तो सिंपल सा बायोलॉजिकल मतलब यहाँ पे लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व रहेंगे। तो वैसी वेदरिंग, वैसा डिसइंटीग्रेशन जिसमें लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व है उसे क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल वेदरिंग। जैसे कि हमारे द्वारा हम लोग किसी रास्ते पे चलते हैं, तो रास्ता धीरे धीरे क्या हो जाता है, घिस जाता है, तो क्या हो गया, बायोलॉजिकल वेदरिंग हो गया। जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, वो किसी चीज़ को डिसइंटीग्रेट किए, तो क्या हो गया, बायोलॉजिकल चेंजेस हो गया। जैसे प्लांट की जो रूट्स होती है वो दीवार में क्या करती है, क्रैक कर देती है, या फिर चीज़ों को तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है, तो क्या हो गया, बायोलॉजिकल वेदरिंग हो गया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल वेदरिंग की। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे लिखे हैं जिसके कारण फिजिकल वेदरिंग होती है। एक्सफोलेशन, मिनरल क्रिस्टलाइजेशन, स्लैकिंग, प्रेशर रिलीज अनलोडिंग, एक्शन ऑफ वेजिटेशन, ग्राइंडिंग एंड इम्पैक्ट, फ्रॉस्ट वेजिंग। तो चलिए एक एक करके सारे को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आता है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन का मतलब क्या है, ये क्या होता है, ड्यू टू अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है डिजर्ट सॉइल। तो कोई भी चीज़ है अल्टरनेटिवली क्या हो रही है, वो एक्सपेंड करी, कॉन्ट्रैक्ट करी, तो क्या होगा, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। जैसे डिजर्ट, डिजर्ट में जो दिन का टाइम होता है उसमें क्या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या होगी, वहाँ की जो रॉक होगी, वहाँ की जो सॉइल होगी वो क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। वहाँ की जो रॉक होगी क्या होगी, एक्सपैंड करेगी। पर डिजर्ट में क्या होता है, रात में टेम्परेचर बहुत ही डाउन हो जाता है, यानी कि बहुत ही कोल्ड हो जाता है, तो वहाँ की जो रॉक होगी वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इससे क्या होगा, जो भी सॉलिड होगा वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और क्या फॉर्म हो जाएगी, सॉइल। तो एक्सपोलेशन मतलब क्या है, आपको ध्यान में रखना है, अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन।
बस इतना आपको ध्यान रखना है, एक्सफोलिएशन मतलब अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एग्जाम्पल एक ध्यान में रखना है, डिजर्ट सॉइल। नेक्स्ट बात करें स्लैकिंग। स्लैकिंग एक जनरल टर्म है, आप लोग डेली डेली लाइफ में देखते होंगे इस चीज़ को। स्लैकिंग का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग प्रोसेस। इस एक्सपोलिशन में क्या था? अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, यानी कि टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे हो रहा था। बट स्लैकिंग में क्या है? कोई भी रॉक है वो अल्टरनेटिवली क्या हो रही है? ड्राई हो रही है और वेट हो रही है, जिसके कारण क्या हो जाता है? उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फ्रॉस्ट वेजिंग की। तो फ्रॉस्ट वेजिंग भी एक जनरल टर्म है। इसका मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे कि मान के चलिए कोई रॉक है, तो रॉक में क्या है? क्रैक्स हैं, तो क्रैक्स में मान के चलिए बारिश होती है या फिर किसी वजह से उसमें पानी चली जाती है, और जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो वाटर जो है आइस में चेंज हो जाएगा। और हमने बचपन में पढ़ा था कि जो आइस का वॉल्यूम होता है वो वाटर से ज़्यादा होता है। तो जैसे ही वाटर आइस में चेंज होगा, वो क्रैक क्या करेगी? एक्सपैंड करेगी। एक्सपैंड करेगी मतलब रॉक का क्या हो जाएगा? डिसइंटीग्रेशन। तो यही क्या है? फ्रॉस्ट वेजिंग। तो सिंपल सा फ्रॉस्ट वेजिंग में समझना है आपको, किसी रॉक में क्रैक है, क्रैक में वाटर है, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, वाटर आइस में चेंज हुआ, आइस में चेंज होने के कारण उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, और क्रैक का विड्थ इंक्रीज हुआ, और रॉक का क्या हुआ? डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो वही है, फ्रीज। फीसर्स या फिर रॉक क्या है? फ्रीज किए, मतलब वॉल्यूम जो है आइस में चेंज होने के कारण इंक्रीज किया, वाइंडिंग ऑफ क्रैक हुआ, और डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक हुआ। तो ये हो गया फ्रॉस्ट वेजिंग। वाटर आइस में चेंज हुआ, आइस में चेंज होने के कारण वॉल्यूम बढ़ा, क्रैक का विड्थ बढ़ा, और रॉक हो गया डिसइंटीग्रेट। नेक्स्ट बात करते हैं मिनरल क्रिस्टलाइजेशन। तो मिनरल जो है सॉइल के या फिर किसी रॉक के, वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो मान लेते हैं कोई साल्टी टाइप के मिनरल्स हैं। तो साल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इंटर इनटू द रॉक। ठीक है, मान के चलते हैं किसी रॉक के क्रैक में जो है साल्ट्स के सॉल्यूशन इंटर किए। इन दिस साल्ट्स क्रिस्टलाइजेस, तो क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और डिसइंटीग्रेशन होगा। जैसे मैं बात करूँ क्रिस्टलाइजेशन की, तो आपने जिप्सम का नाम सुना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम सुना होगा। तो उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे। तो ऐसी कोई साल्ट इंटर कर रही है, इंटर करने के बाद क्या करेगी? वो क्रिस्टलाइज हो गई। जैसे वाटर जो है आइस में चेंज हो रही थी, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था, वैसे यहाँ पे साल्ट सेंटर की सॉल्यूशन के फॉर्म में क्रिस्टलाइज हुई, वॉल्यूम इंक्रीज किया। इंक्रीज करने का क्या हुआ? क्रैक का वेट बढ़ा, और रॉक क्या हो गया? डिसइंटीग्रेट हो गया। नेक्स्ट हम लोग टर्म बात करते हैं प्रेशर रिलीज एंड अनलोडिंग। ये सिंपल सा टर्म है। आप लोग मान के चलिए कोई रॉक है, पूरी तरह से कॉम्पैक्टेड है, उसकी जो अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चर है उसके पार्टिकल की, वो बहुत अच्छी है। बट हम लोग उसके बगल में क्या कर रहे हैं? माइनिंग कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी है। माइनिंग करने से क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन से क्या होगा? जो रॉक का जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, वो क्या होगा? टूटेगा। उसके कारण क्या होगा? रॉक डिसइंटीग्रेट होगा। या फिर टेक्टोनिक मूवमेंट, आप लोग जानते हैं, जियोग्राफी में पढ़ेंगे आप लोग, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है, जिसके कारण भी क्या होगा? वाइब्रेशंस होंगे। रॉक के जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है उसमें चेंजेस आएंगे, और रॉक क्या होगी? डिसइंटीग्रेट होगी। नेक्स्ट बात करें एक्शन ऑफ वेजिटेशन। तो ये चीज़ मैंने पहले ही डिस्कस करके रखा था। एक्शन ऑफ वेजिटेशन मतलब प्लांट्स की जो रूट है वो क्या करेगी? डिसइंटीग्रेशन करवाएगी। अब कुछ स्टूडेंट्स का इसमें डाउट होता है, जो कि होना नहीं चाहिए। ये डाउट जो है वो इस टाइप की है कि मतलब मुर्गी पे तोप छोड़ना, मतलब इस जो चैप्टर का इसका कोई मतलब ही नहीं है, और इसमें लोग डाउट करते हैं। जिस एक्शन ऑफ वेजिटेशन को कुछ लोग बोलते हैं कि बायोलॉजिकल चेंजेस है, मतलब बायोलॉजिकल वेदरिंग है। तो क्या दिक्कत है? बायोलॉजिकल वेदरिंग है। जैसे ग्रोथ ऑफ रूट ऑफ प्लांट, यहाँ पे मैंने इसको फिजिकल वेदरिंग में क्यों रखा है? क्योंकि इसमें किसी भी तरह के केमिकल कंपोजिशन की चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इसीलिए इसको फिजिकल वेदरिंग में रखा गया है। बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिविंग थिंग्स की इन्वॉल्वमेंट है। प्लांट के लिविंग थिंग्स है, तो बायोलॉजिकल चेंजेस में भी आ सकते हैं, सॉरी बायोलॉजिकल वेदरिंग में भी आ सकता है, और फिजिकल वेदरिंग में भी इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि कौन सी वेदरिंग है। तो इस पर ज़्यादा मुर्गी पे तो नहीं छोड़ना है। ग्राइंडिंग है इम्पैक्ट, एक किसी कारण हो सकता है, वाटर के कारण हो सकता है, विंड के कारण, स्नो के कारण, ग्रेविटी के कारण, ये सब चीज़ों के कारण क्या हो सकती है? ग्राइंडिंग और इम्पैक्ट हो सकती है। जैसे मान के चलिए किसी मंदिर में या फिर आपके घर में भी जो हैंडपंप होता है उसके नीचे रॉक रखा हुआ होता है, बट टाइम के साथ क्या होता है? रॉक को घिसने लगता है, तो क्या है? वेदरिंग ही है ना। विंड के कारण, स्नो के कारण, ग्रेविटी के कारण ये सब चीज़ें हो सकती है। तो ये पूरी चीज़ थी, क्या थी? फिजिकल वेदरिंग के बारे में मैंने डिस्कस किया। क्या क्या हम लोग पढ़े? पहला हमने पढ़ा एक्सफोलेशन। इसमें क्या होता है? अल्टरनेट
एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके कारण डिसइंटीग्रेशन होता है। स्लैकिंग मतलब क्या है, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग होगा। फ्रोस्ट वेजिंग मतलब वाटर आइस में चेंज होगा, क्रैक का विड्थ बढ़ेगा और डिसइंटीग्रेशन होगा। मिनरल क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, जो वाटर और क्रिस्टलाइजेशन है, जो साल्ट का सॉल्यूशन है, वो क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, क्रैक का विड्थ बढ़ेगा और डिसइंटीग्रेशन होगा। प्रेशर रिलीज एंड अनलोडिंग, जो रॉक के जो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट है वो ब्रेक होगी, रॉक डिसइंटीग्रेट होगा। एक्शन ऑफ वेजिटेशन, प्लांट के रूट्स इसको डिसइंटीग्रेट करवाएंगे। नेक्स्ट आता है ग्राइंडिंग एंड इम्पैक्ट। तो सेम चीज, वाटर के कारण, विंड के कारण, स्नो के कारण, ग्रेविटी के कारण। इससे रिलेटेड हम लोग सॉइल के टाइप्स भी देखेंगे आगे। फिलहाल के लिए हम लोग इस पे फोकस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर की है जो आपको नोट करनी है, जो फिजिकल वेदरिंग से सॉइल फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, सैंड एंड ग्रेवल होती है। अगर कुछ क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से, इस 2-3 स्लाइड से, तो यही चीज है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो फिजिकल वेदरिंग से सॉइल फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, सैंड एंड ग्रेवल होती है। और एक चीज और मैंने हाईलाइट करके रखा है यहाँ पे, फिजिकल वेदरिंग में जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सेम रहते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा फिजिकल चेंजेस, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ साइज की चेंजेस होती है। तो सेम यहाँ पे भी है, मैंने पहले भी इस चीज़ को बोला था कि फिजिकल वेदरिंग में मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज नहीं होते हैं, वो सेम रहते हैं, बस इसके साइज में फर्क आता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन की मैं बात करूँ तो पहले स्लाइड में आपको बस जनरल नॉलेज के लिए ध्यान रखना है। सॉइल का डेफिनेशन एग्रोनॉमी में, जियोलॉजी में क्या देते हैं हम लोग, इंजीनियरिंग में इसका डेफिनेशन हम लोग क्या देते हैं। तरजागी जी जो हैं वह सॉइल मैकेनिक्स वर्ड को दिए थे। मैकेनिक्स का इन्होंने डेफिनेशन दिया था, एक्शन ऑफ फोर्स को हम लोग डील करेंगे। इससे वाटर के फ्लो को डील करेंगे हम लोग। एक वर्ड मैंने हाईलाइट करवाया था, रेगुलित वर्ड, आपको ध्यान रखना है। सेकेंड साइड की मैं बात करूँ तो फादर कौन है, तरजागी जी। ग्रैंड फादर कौन है, सर्कुलम। पेडोजिनेसिस वर्ड को मैंने बोला था, बस ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मैंने बोला था सॉइल फॉर्म कैसे होती है, तो वेदरिंग के कारण फॉर्म होती है। 3 टाइप की वेदरिंग हमने देखा, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल में मैंने बहुत सारे चीज़ों को डिस्कस किया। एक्सपोलेशन मतलब क्या है, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन है, एक्सपेंशन। मिनरल क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, जो साल्ट के सॉल्यूशन होते हैं, क्रिस्टल्स जो होते हैं वो क्या होंगे, फ्रीज होंगे और डिसइंटीग्रेशन होगा। स्लैकिंग मतलब वही अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। प्रेशर रिलीज एंड अनलोडिंग, वर्ड से ही पता चल रहा है। एक्शन ऑफ वेजिटेशन, रूट्स के कारण क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन। ग्राइंडिंग एंड इम्पैक्ट, स्नो के कारण हो सकता है, विंड के कारण हो सकती है, ग्रेविटी के कारण हो सकती है। फ्रोस्ट वेजिंग, क्रैक्स में वाटर है, वाटर फ्रीज करेगा, आइस में चेंज होगा, आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, क्रैक का विड्थ बढ़ेगा, रॉक डिसइंटीग्रेट होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। ये चीज़ मैंने डिस्कस कर ली है। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल वेदरिंग की। केमिकल वेदरिंग सबसे पहला आता है क्या, हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन वर्ड आते हैं, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, वाटर से रिलेटेड बातें यहाँ पे होंगी। तो हाइड्रेशन में क्या होता है, वाटर कंबाइन विद द रॉक मिनरल। वाटर क्या करेगा, कंबाइन करेगा रॉक के मिनरल के साथ। जैसे ही वाटर कंबाइन करेगा रॉक मिनरल के साथ, क्या होगा, उसका स्वेलिंग होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और डिसइंटीग्रेशन होगा। अब आपके मन में एक डाउट आएगा, जो मेरे मन में भी आया था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। जैसे मैं बात करूँ फ्रोस्ट वेजिंग की, स्लैकिंग की, तो ये भी तो वाटर के कारण ही हो रही है ना। वाटर जो है वो जा रहा है, क्रैक्स में जा रहा है, आइस में चेंज हो रहा है और क्रैक के वेट इंक्रीज कर रहा है और डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। तो हाइड्रेशन में वाटर के कारण ही हो रहा है, तो फिर इसे केमिकल वेदरिंग में क्यों रखे हैं हम। तो आपको नोट करनी है, यहाँ पे मैंने लिखा है वाटर कंबाइन विद द रॉक मिनरल। ये मिनरल के साथ कंबाइन कर रही है। जैसे CaSO4 अलग चीज है, बट CaSO4 इंटू हाफ H2O ये अलग चीज है। तो वैसे ही कंबाइन करे रॉक मिनरल के साथ, तो जहां भी रॉक मिनरल के साथ कंबाइन करेगी केमिकल चेंजेस आएंगे। तो आपको होप सो हाइड्रेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन क्यों होता है, तो ड्यू टू एसिड, जैसे कार्बोनिक एसिड के कारण। जैसे हम लोग को पता है कि जो हमारी एटमोस्फियर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और वाटर भी है। तो CO2 एंड H2O रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, H2CO3, यानी कि कार्बोनिक एसिड। यह कार्बोनिक एसिड जो है वो रॉक के मिनरल के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि CSO3, मतलब कि कार्बोनेट मिनरल जो है उसके साथ रिएक्ट किया और क्या बना दिया, बाइकार्बोनेट। अब क्या हुआ, जो CaCO3 था वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, ये क्या होता है, पर्सिपिटेट के फॉर्म में होता है। बट CaCO3 क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। तो रॉक का मिनरल जो पहले इनसोल्यूबल था वाटर में,
वो क्या हो गया, अब सोल्यूशन सोल्यूबल हो गया। सोल्यूबल होते ही क्या हुआ, उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। तो होप्स आपको कार्बोनेशन समझ में आया होगा। कार्बोनेशन होता कैसे है, सिंपल सी वर्ड में, एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है, H2O प्रेजेंट है, रिएक्ट करेंगे, कार्बोनिक एसिड बनाएंगे। कार्बोनिक एसिड हमारे मिनरल के साथ रिएक्ट करेगी, NaCH3 के साथ रिएक्ट करेगी। उसके कारण जो है बाइकार्बोनेट बनेगा जो कि वाटर सोल्यूबल है, जिसके कारण रॉक क्या होगी, वीकन होगी, मतलब कमजोर होगी और उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। तो मैंने लिखा भी है, वाटर सोल्यूबल बाइकार्बोनेट फॉर्म होती है, जिससे रॉक फिर से रिजिड या फिर सॉलिड नहीं रह पाता है और क्या हो जाता है, उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो होप सो आपको हाइड्रेशन और कार्बोनेशन समझ में आया होगा पूरी तरह से। हाइड्रेशन मतलब वाटर जो है वो रॉक के मिनरल के साथ कंबाइन कर रही है। कार्बोनेशन मतलब कार्बोनिक एसिड बन रहा है जो इनसोल्यूबल मिनरल को सोल्यूबल बना दे रहा है। तो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। केमिकल वेदरिंग में भी हम लोग आगे देखते हैं लीचिंग। तो लीचिंग भी एक जनरल टर्म है, आप लोग इरिगेशन में, हाइड्रोलॉजी में भी लीचिंग वर्ड को देखते होंगे। लीचिंग का मतलब ही क्या होता है, वॉश आउट होना। तो सिंपली क्या है, जो रॉक है, रॉक में जो वाटर सोल्यूबल मिनरल्स हैं, वो वाटर के प्रेजेंट के कारण या फिर वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी के कारण क्या होती है, वॉश आउट हो जाती है रॉक मिनरल्स, और क्या हो जाता है, सॉइल का डिसइंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, जब रॉक जो है एक्सपोज टू वाटर रहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो जो उसके वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेज होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। उसके कारण जो रॉक जो है पहले जैसे रिजिड नहीं रह पाती है और उसका क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन। इसका एग्जांपल लेटराइट सॉइल। इस लीचिंग प्रोसेस को मैं आगे भी डिस्कस करूंगा जब मैं सॉइल के टाइप में जाऊंगा और लेटराइट सॉइल को बात करूंगा। जैसे सील का कंपाउंड क्या होता है, वॉश आउट होता है, एल्यूमिना कंपाउंड इसके साथ ऐड होते हैं, या फिर आयरन कंपाउंड इसके साथ ऐड होते हैं। तो मैं आगे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। दोनों को मैं एक साथ डिस्कस करता हूँ। ऑक्सीडेशन मतलब 9th में आपने पढ़ा होगा या फिर जनरल साइंस में आपने पढ़ा। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना। तो जो रॉक की मिनरल है उसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। ऑक्सीजन में ऐड होने के कारण क्या हो रहा है, मिनरल कॉन्स्टिट्यूट में चेंजेस आ रहे हैं और रॉक क्या हो जा रही है, डिसइंटीग्रेट। रिडक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन ऐड हो रहा है जिसके कारण उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। तो ऑक्सीजन एंड कंबाइन विद द मिनरल ऑफ रॉक दैट कॉजेज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन ऐड हो रही है। अब ऑक्सीजन क्या है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो क्या करेगी, निगेटिव को रिमूव करेगी यानी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगी, जिससे कारण रॉक क्या हो जाती है, वीकेंस हो जाती है और उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। जैसे हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ते हैं, जो आयरन में जंग लगती है, लोहे में जो जंग लगती है, वो क्या है, सिंपल सा आपको उसी को रिलेट करना है, किसके साथ, ऑक्सीडेशन के साथ, सॉइल के साथ। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन में होती है, आयरन में जंग लगता है, धीरे धीरे आयरन क्या होती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है। सेम सॉइल के साथ होती है। रिडक्शन सिर्फ वही है, रिवर्स प्रोसेस ऑक्सीडेशन की, मतलब कि वहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा। यह कहाँ देखने को मिलता है, वाटर लॉक्ड एरिया में, जहाँ पे O2 अवेलेबल नहीं है। तो सिंपल सा, जहाँ पे O2 अवेलेबल नहीं रहेगा वहाँ पे रिडक्शन होगा ही। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या है, ये तो भी जनरल टर्म है। इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का टूटना, सॉरी H2O का टूटना। तो जब वाटर टूटती है, H2O जब टूटती है तो H प्लस आयन बनता है और क्या बनता है, OH माइनस आयन। तो जो हाइड्रोजन आयन है, पॉजिटिव आयन है, वो क्या करेगी, रॉक मिनरल के साथ कंबाइन करेगी। किसके साथ कंबाइन करेगी, सॉरी कंबाइन नहीं, रिप्लेस करेगी। चूंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है तो किसको रिप्लेस करेगी, जो मेटालिक आयन रहेंगे मिनरल्स में उसको रिप्लेस करेगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी, हाइड्रोजन आयन रिप्लेस द मेटालिक आयन फ्रॉम द रॉक। और जैसे ही मेटालिक आयन को रिप्लेस करेगी तो उसके मिनरल कॉन्स्टिट्यूट में चेंज आएगा, रॉक क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। तो फिर से मैं ओवरव्यू दे देता हूँ केमिकल वेदरिंग की। सबसे पहले मैंने बात की केमिकल वेदरिंग, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब क्या हुआ, वाटर कंबाइन कर रहा है रॉक के मिनरल के साथ, जिसके कारण स्वेलिंग हो रहा है, उसके वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है और डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। कार्बोनेशन में क्या हो रहा है कि जो एटमॉस्फेयर में CO2 H2 प्रेजेंट है उसके कारण कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो रहा है। वह कार्बोनिक एसिड रॉक के मिनरल के साथ रिएक्ट कर रहा है और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस में चेंज कर दे रहा है, जिसके कारण उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। नेक्स्ट बात करता हूँ लीचिंग की। लीचिंग मतलब वॉश आउट होना। कुछ मिनरल्स जो है वाटर सोल्यूबल वो वॉश आउट हो जा रहे हैं और रॉक का वेदरिंग हो जा रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। सिंपल सा आपको रिलेट करना है रस्टिंग ऑफ आयरन के साथ, मतलब आयरन में जो जंग लगती है उससे रिलेट करना है। रिडक्शन मतलब सेम ऑक्सीडेशन का रिवर्स। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर जो है ब्रेक हो रही है H प्लस आयन और OH माइनस आयन में।
H प्लस जो आयन है वह मेटालिक आयन को रिप्लेस कर रही है, जिसके कारण रॉक का वेदरिंग हो जा रहा है। तो होप सो आपको फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग सारी पॉइंट क्लियर होगी। कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं है तो सिंपल सा आपको कमेंट सेक्शन में उसको ड्रॉप करना है, बेझिझक मैं उसको क्लियर करूंगा। जैसे मैंने फिजिकल वेदरिंग में बोला था कि जो फिजिकल वेदरिंग के कारण जो सॉइल फॉर्म होती है वो कैसी होती है, सैंड एंड ग्रेवल होती है। वैसे ही केमिकल वेदरिंग में जो सॉइल फॉर्म होती है वो कैसी होती है, क्ले एंड सिल्ट। क्यों? क्योंकि इसमें रॉक के मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज हो जाते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, केमिकल वेदरिंग में मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज हो जाते हैं फ्रॉम द पेरेंट रॉक। तो नोट करने वाली बात है, सारी चीज़ आपको फिजिकल वेदरिंग के टाइप्स को याद रखना है, मतलब ध्यान में रखना है। केमिकल वेदरिंग की सारी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। सैंड एंड ग्रेवल फिजिकल वेदरिंग से फॉर्म होगी, क्ले एंड सिल्ट केमिकल वेदरिंग से फॉर्म होगी। फिजिकल वेदरिंग में मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज नहीं होंगे, केमिकल वेदरिंग में चेंज हो जाएंगे। बायोलॉजिकल वेदरिंग की हम लोग बात करें तो इससे मैंने पहले ही क्लियर कर रखा था। बायोलॉजिकल वेदरिंग मतलब सिंपल सा आपको याद रखना है क्या, कि लिविंग थिंग्स का इन्वॉल्वमेंट। जहाँ भी लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व हो रही है इसकी वेदरिंग में, रॉक की वेदरिंग में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल वेदरिंग। जैसे ड्यू टू ऑर्गेनिक एसिड रिलीज बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूँ। नेक्स्ट कहता है ग्रोथ ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रूट ऑफ प्लांट। ये मैंने पहले ही आपको क्लियर किया था, ये आगे चल के आपको डाउट आएगा ही। मेरे भी दिमाग में डाउट आया था कि जो ग्रोथ ऑफ रूट ऑफ प्लांट के कारण फिजिकल वेदरिंग में भी रखा गया है और बायोलॉजिकल वेदरिंग में भी। क्यों रखा गया मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर से मैं कर रहा हूँ। इसे फिजिकल वेदरिंग में क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें मिनरल कॉन्स्टिट्यूट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, सिंपल सा जो बड़ा सा रॉक है वो छोटे छोटे पार्ट में डिसइंटीग्रेट हो रहा है। बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्यों रखा गया, क्योंकि लिविंग थिंग्स का इन्वॉल्वमेंट है। ड्यू टू एक्सट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रॉक बाय द प्लांट फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ करती है तो सॉइल से बहुत सारी चीज़ें लेती है, रॉक से बहुत सारी चीज़ें लेती है, नाइट्रोजन लेती है, फॉस्फोरस लेती है। तो इस सब के कारण क्या होगा, मिनरल कॉन्स्टिट्यूट में चेंजेस आएंगे और रॉक क्या होगी, वीक होगी और उसका डिसइंटीग्रेशन आएगा। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। जैसे कोई जंगल का रास्ता है तो रास्ता पहले से थोड़ी रहता है, जैसे जैसे आदमी वहाँ से चलना शुरू करता है या जानवर से चलना शुरू करते हैं, धीरे धीरे वो क्या होता है, रास्ता बन जाता है, वहाँ के पत्थर घिस जाते हैं। तो यही था बायोलॉजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। तो होप सो आपको सारी वेदरिंग की पॉइंट क्लियर होगी। फिजिकल वेदरिंग में याद रखने वाली बात है, सैंड एंड ग्रेवल फॉर्म होती है, उससे मिनरल कॉन्स्टिट्यूट में कोई चेंज नहीं आता है। केमिकल वेदरिंग में क्ले एंड सिल्ट फॉर्म होती है, मिनरल कॉन्स्टिट्यूट में चेंज आ जाते हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग मतलब लिविंग थिंग्स का इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ साइकिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की। जैसे कि आपके मन में एक डाउट आता होगा कि रॉक जो है डिसइंटीग्रेट होकर सॉइल बना रही है, तो सिर्फ डिसइंटीग्रेशन ही होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे सारी रॉक सॉइल में तब्दील हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं है, एक पूरी तरह से साइक्लिक प्रोसेस है। मतलब इरोजन हो रहा है, मतलब डिसइंटीग्रेशन भी हो रहा है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मतलब कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हुए ट्रांसपोर्ट होके, मतलब विंड से, एयर से, वाटर से ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह पे जा रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, डिपोजिशन, वहाँ पे डिपोजिट हो रहे हैं। कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है तो डिपोजिट भी होती है। अपहीवल मतलब वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, धीरे धीरे फिर से वो शेप ले रहे हैं किसका, रॉक का। तो ये साइकिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मतलब पहले इरोजन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आगे हम लोग इस बात पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसका डिपोजिशन हुआ, मतलब वहाँ पे डिपोजिट हुआ, अपहीवल मतलब धीरे धीरे इकट्ठा हुआ और फिर से रॉक बन गया। ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस है, डिसइंटीग्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड अपहीवल। तो होप सो आपको साइकिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्लियर होगा। यहाँ तक ऐसा कोई ऐसी पॉइंट नहीं थी जो आपको एग्जाम में आएगा और आप छोड़ दोगे, मतलब ये जनरल नॉलेज वाली पॉइंट थी कि कैसे कैसे सॉइल फॉर्म होती है, किन किन टाइप की वेदरिंग होती है, साइकिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की आपकी सारी पॉइंट क्लियर हो गई होगी। जैसे सॉइल क्या होती है, सॉइल मैकेनिक्स क्या होती है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग, सॉइल के फॉर्मेशन की साइकिल क्या है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिससे मैं डिस्कस करूंगा सॉइल के टाइप के बारे में, जैसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल, रेसिडुअल सॉइल एंड सॉइल के फेज सिस्टम के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।